जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके सामने पॉलिटिकल साइंस की। जी हाँ, ठीक है। अब आपका अर्धवार्षिक का पेपर आने वाला है। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान के करवाने वाला हूं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी काम आएंगे और आपके अभी अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी उसके अंदर भी काम आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पूरी बुक है प्यारे विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 बुक हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिक्स में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करें। और जो मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले जरूरी बात, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और बाकी एक जरूरी बात यह है कि अगर आप मेरे साथ कंप्लीट तैयारी करना चाहते तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स की प्राइस है 299 रुपए। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक के कंप्लीट नोट्स इसके अंदर आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, कंप्लीट मिल जाएंगे, मेरे द्वारा हाथ लिखे तैयार हैं। और साथ ही आपके अंदर प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर जैसे चैप्टर वाइज मैंने अच्छे से मैं समझाऊंगा, हर एक चैप्टर को विस्तार से समझाऊंगा, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, हर प्रकार की क्लासें मिलेगी। और मैं गारंटी लेता हूं और मैं दवा ठोकर कहता हूं कि यानी आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप ज्वाइन कर लेना। कोर्स कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा और बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन भी इसे बाहर नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, और बाकी आप चाहते हैं कि मेरे पास तो बुक हो, मेरे द्वारा हस्तलिखित बुक हो, मेरे घर पे मंगाना चाहता हूं, मैं नोट्स नहीं उतार सकता, मैं कॉपी में नोट्स नहीं बना सकता, मुझे तो डायरेक्ट चाहिए, तो दीजिएगा मुझे बुक। ये पड़ी आपके सामने राजनीतिक विज्ञान की बुक है प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन ऑर्डर करके आप घर मंगा सकते हैं, ये देखिएगा आपके सामने। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की मेरे द्वारा तैयार बुक है, हस्तलिखित है। ठीक है, तो ये आप मंगा सकते हैं, इसका ऑनलाइन ऑर्डर करके आप घर मंगा सकते हैं। ये देख सकते हो, ये बुक है मेरे द्वारा तैयार है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये बुक मंगाना चाहते हैं आप तो ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको 8955661301। ये व्हाट्सएप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों, इन पर मैसेज कर देना। अगर आपको बुक चाहिए तो मैसेज कर देना। ठीक है, वहां पर सब कुछ इसकी प्राइस सहित आपको जो भी डाउट है वो बस बता देंगे आपको। ठीक है, आपके जो भी डाउट है मैसेज कर देना, यहाँ पे व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा आपको बुक से संबंधित। चलो आगे हम बात करते हैं। और यह है हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, रूस की क्रांति कब हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रूस की क्रांति कब हुई थी। इससे पहले मुझे रिमोट हाथ में दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वालिटी जो है, हाँ अब ठीक है, जूम नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो बताओ इसका आंसर क्या कर रहे हो आप सभी। 4 ऑप्शन दे रखे, 1917, 1920, 1927, 1817। करो देखिए आंसर फटाफट जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों। रूस की क्रांति कब हुई थी। अब ठीक है, मैं देख गया कि रूस की क्रांति कब हुई थी। अरे देख पाने की किताब में फिट थी हुई है। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 के महीने हुई, 1917 में। मैंने भी पढ़ा है, मुझे क्या पता 1917 में हुई थी है। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, ध्यान रखना अच्छे से, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट। देखिएगा ये पहला पॉइंट आपके सामने। मैं पूछूं कि रूस की क्रांति कब हुई थी तो आप सभी को याद रखना है रूस की क्रांति 1917 के अंदर हुई थी। मैं कहूं कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अरे रे रे इधर देखो सामने, रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है, रूबल है, याद रखना आप सभी अच्छे से। अरे रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। मैं पूछूं कि रूस की संसद का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, रूस की संसद का नाम क्या है। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या है, ड्यूमा। ठीक है, आप याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ड्यूमा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो रूस की क्रांति है इसके नए कौन है। अरे रूसी क्रांति के नए कौन है, लेनिन। कौन है, लेनिन। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखो कितने फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और ऊपर लिख रखा है 25 क्वेश्चन। 25 के आप बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। हाँ, वो भी प्रश्न बन जावे थे, रूस की क्रांति 1917 के अंदर हुई थी तो आप मुझे बताओ चीनी क्रांति कब हुई थी रे। अरे चीनी क्रांति कब हुई थी, चीनी क्रांति। तो आपको याद रखना है चीनी क्रांति जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये हुई थी 1949 में। कब हुई थी, 1949 में। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है।
अरे याद रखोगे क्या? मत रख थारो, मत रख है। आगे देख अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी यूरोपीय संघ की स्थापना? 1882, 1992, 1907, 1857। अब बताओ आंसर फटाफट जल्दी से, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट फटाफट आंसर तो देखे जल्दी से, धड़ाधड़ आंसर दो, फटाफट 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 जल्दी से। क्या कर रहे हैं इसका आंसर? यूरोपीय संघ की स्थापना, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों 1992 हो जाएगा। याद रखना यूरोपीय संघ, देखो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है प्रिय विद्यार्थियों यूरो। याद रखना, यह भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का अगर नाम पूछे तो आपको करना है यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है रे? अरे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़ा देश यहाँ पे कौन सा क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, इंडिया जो है वो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में 8 है देश हैं और इसमें सबसे बड़ा देश आपके कौन सा है? भारत है, भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। बताओ 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 जल्दी बताओ, देखें क्या कर रहे हो इसका आंसर। अरे क्या कर रहे हो इसका आंसर? बिल्कुल ए वाले सभी राइट है प्यारे विद्यार्थियों। अरे ए वाले सभी राइट है, ए वाले सभी राइट है। 24 अक्टूबर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, दिखाई दे रहा है आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ, पेन मैंने दूसरा लिया है, क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ दिखाई दे रही हो नहीं? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये स्थापना कब हुई थी इसके? अरे स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी इसकी स्थापना। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना आप सभी। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहां है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग है? तो इसके 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायसेवा परिषद, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 6 अंग है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रिय विद्यार्थियों सदस्य कितने हैं? तो इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य इसमें? 193 हैं। और इसका भारत सदस्य कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना के 6 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को तो स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर को यानी कि भारत इसका सदस्य बनता है। 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 को जो इसका भारत सदस्य बनता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में कि नहीं आई रहे? हाँ, ये याद कर लियो, अच्छे से याद कर लियो। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना, मुख्यालय, अंग, सदस्य और इसका भारत सदस्य कब बना, ए याद करना बहुत जरूरी है। अगर ए याद नहीं हो नहीं तो फिर तक किसी काम का कौन नहीं हो। और एक और बात याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ये किसका उत्तराधिकारी है? तो ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, मैं तारा बता दूं अच्छे से, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस इसका उत्तराधिकारी है, ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी अच्छे से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका उत्तराधिकारी, ये भी आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। अरे चला के चला, चलो नेक्स्ट आगे देखो। जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972, 1980, 1967, 1897। बताओ क्या कर रही है आंसर? हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, फटाफट आंसर बताओ देंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा, सभी ने धुआंधार तरीके से आंसर दिए हैं। जी बिल्कुल सही दिया आप सभी ने। जैविक हथियार संधि ये 1972 के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही दिया आप सभी ने। इसके लिए मैं ताली बजाता हूं जोर से आपके लिए। जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी। ठीक है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। तो मैं बता दूं आपको, देखो जैविक, अरे ये तो दिखाई नहीं देगा यार, ये तो कौन सा पेन ले लिया, ये देखो
जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार, जैविक हथियार संधि दिखेगी नहीं दिखे? चलो वो पेन भी नहीं दिख रही है। चलो तो फिर कौन सा पेन लेवा आपा लेवा काला पेन, ठीक है। अब दिखेगा मुझे लग रहा है, अब अच्छे से दिखेगा। देखो जैविक हथियार, जैविक हथियार संधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BWC। यह संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1972 में। और इसमें कितने प्लस देशों ने हस्ताक्षर किया? तो इसमें 155 देशों ने जो है, देशों ने हस्ताक्षर किए इस पर, ठीक है। और एक इसी के अलावा एक इसी के अपोजिट एक संधि पूछी जाती है, रासायनिक हथियार संधि। वो भी आपको याद रखनी है। क्या याद करनी है? याद करनी है, नहीं तो रासायनिक हथियार संधि ये कब हुई फिर? अरे कब हुई थी हथियार संधि? ये रासायनिक हथियार संधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CWC। और ये संधि हुई थी 1992 में। कब हुई थी रे? अरे कब हुई थी? 1992 में हुई थी। 1992 में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है नहीं। 181 देशों ने क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। ये ध्यान रखना आप सभी। आधी रात में पूछूं नहीं तो भी आंसर बताना है, गुजरा में होता हो तो भी आंसर बताना है, मैं कभी भी आंसर पूछ सकूं, ठीक है। अगर मैं सपने में भी आ जाऊं, आपके सपने में आप रात को सोए हुए हैं, 12 बजे सपने में मैं आ गया और मैं पूछूं कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी, तो फटाक से आंसर देना है कि जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो बोलना कि 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। राहुलिया अच्छे से याद रखना, विनोद अच्छे से याद रखना, दापुड़ी की बहन अच्छे से याद रखना ये, ठीक है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेटलैंड जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1957, 1967, 1987, 1917। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी ये बताओ? ये प्रकाशित हुई थी आपके 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आपको याद रखना WSF। WSF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है WSF। इसकी प्रथम बैठक जो है वो कहां हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी। कहां हुई थी प्यारे विद्यार्थी इसकी पहली बैठक? अरे कहां हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी, ठीक है। कहां हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2001 के अंदर। तो आपको यहां पे याद रखना है कि WSF की जो पहली बैठक है वो 2001 में हुई थी, ब्राजील के अंदर हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं कह रहा हूं ना, एक एक प्रश्न को याद रखना है। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अरे इतनी महत्वपूर्ण है रे, मैं तो कहीं कह सकूं था, बहुत जबरदस्त क्लास है ये। देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में से बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कहता हूं, मैं जब भी क्लास लेके आता हूं आपके लिए तो बहुत सोच समझ के लेके आता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, और ये पेपर में सीधे मिलेंगे। आपके अर्धवार्षिक का पेपर हो और इस क्लास में से प्रश्न नहीं आए तो मुझे आके कहना कि इस क्लास में से प्रश्न नहीं आए। चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कभी मत देखना अगर प्रश्न नहीं आए तो। मैं गारंटी लेता हूं पेपर साला इसी से बनेगा, इसी क्लास में से। अच्छे से ये प्रश्न याद करने आपको। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता देखो 1972, 1974, 1976, 1978। तो शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ था, ठीक है। मैं आप सभी को बता देता हूं पहले अच्छे से। शिमला समझौता देखो, शिमला समझौता, शिमला जो है 3 जुलाई 1972 को समझौता करती है। एक शिमला नाम की लड़की थी जो समझौता कब करती है? 3 जुलाई 1972 को, ठीक है। ये ध्यान रखना है। शिमला जो है वो इंदिरा को स्नान करा रही थी, झुला रही थी, तो इंदिरा गांधी जी। यानी कि शिमला समझौता जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PM कौन थे भारत के? इंदिरा गांधी जी। पाकिस्तान के कौन थे? झूल रही थी इंदिरा गांधी जी, झुलाई, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, अली भुट्टो, ठीक है नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो ये पाकिस्तानी और इंदिरा गांधी जी आपके भारतीय, ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। किस किस के बीच हुआ था ये? तो भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये ध्यान रखना आप सभी कि शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, ओके।
बस इतना समझना था और आगे कुछ माता पची नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करा। अरे आगे चला कि नहीं चला? चलो कि नहीं चलनो, नहीं चला जन और कुछ बात बता दू। अटियाओ सामने देखो, पहला पेन ऊंधो पकड़ लीधो, देखो ऊंधो काम भेजा तो बनू। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट में मैंने लिखा शिमला समझौता, ये भी आपको याद रखना है, शिमला समझौता। एक आपको यहां पे याद रखना है, दूसरे नंबर पर ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु जल संधि 1960 के अंदर हुई थी ये। और एक आपको याद रखना है फरका समझौता। कौन सा समझौता? फरका समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, सीरियस ले लेना, मैं कह रहा हूं फिर, ठीक है। ये देखो, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, सिंधु जल संधि और फरका समझौता। शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ था, अभी देखा हमने। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ये याद रखना आप सभी। भारत और पाकिस्तान, दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच होते हैं। और इसके समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के अयूब खान थे, ध्यान रखना। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट। फरका समझौता या भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ और ये 1996 में हुआ। तो ये कुछ डेटे हैं जो आप याद रखना, ये जो तारीख है ये याद कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आता जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ। तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला। पहले चुनाव में 364 सीटें, दूसरे में 371 सीटें, तीसरे में 361 सीटें, ठीक है। तो यानी तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। अब बार बार कांग्रेस ही कांग्रेस जीत रही। फिर धीरे धीरे एक भारत के अंदर एक ऐसा राज्य बना, केरल राज्य, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी निकली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई थी पहले चुनाव में, ठीक है। तो यानी कि केरल में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती। तो इस प्रकार से भारत का पहला सर्वप्रथम गैर कांग्रेस जो प्रमुख आपके सामने पूछा गया है, किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? यानी कि जहां गैर कांग्रेस मतलब कांग्रेस नहीं आकर दूसरी पार्टी आ गई, मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही, तो वो केरल राज्य हो जाएगा। अरे कौन सा राज्य हो जाए भाई? केरल राज्य हो जाए। ये याद रखना, अच्छे से भूलना मत प्यारे विद्यार्थियों, भूल मत जाना, ठीक है। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, ये बचपन का प्यार है आपके लिए, भूल मत जाना, ठीक है। ये बचपन का प्यार कब याद आएगा? ये बचपन का प्यार याद आएगा जब आप पेपर दोगे तब, ठीक है। फिर कहना बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना रे। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना देखो, नीति आयोग की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। नीति आयोग की स्थापना बताओ देखे कब हुई थी? 2015, 1950, 2007, 2017। बताओ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट जल्दी बताओ। पहले मैं बता दूं और पहले थे बताओ यार, मैं बता दे जन का काम चाली है, पहले थे बताया करो। नीति आयोग, नीति आयोग। पहली बात तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? NITI, ठीक है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही है ना नीति आयोग। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1900, अरे तारी वो गलत क्या ना बोला रे, इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की स्थापना 2015 में। कब हुई थी नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 2015 में याद रख लेना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष देखो याद रखना, नीति आयोग के मैं पूछूं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? इसके प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष याद रखना अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। मैं पूछूं कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष याद रखना सुमन के बेरी, ये याद रखना आप सभी, ये वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? तो नीति आयोग से पहला था योजना आयोग। कौन सा आयोग था? अरे कौन सा आयोग था रे? बोलो, योजना आयोग। कौन सा आयोग था? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी रे? 1950 के महीने। प्यारे विद्यार्थियों देखो ये याद करना बहुत जरूरी है, भूल मत जाना।
योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 के अंदर। 2014 में इसे समाप्त किया गया था योजना आयोग को, और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। अब नीति आयोग भारत सरकार के लिए जो है वो किस रूप में कार्य करता है? थिंक टैंक के रूप में, थिंक टैंक के रूप में, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो ये प्रश्न बता दिया मैं थारे सामने अच्छे से। अब गलत कर दियो तो देख लो थारो इलाज पक्को है फिर। ठीक है, मैं निकल जो बारे कटू मोबाइल लू फोड़ स्क्रीन ने बाहर निकल जो ला फिर इलाज करू ला थारो। ठीक है, चलो। भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? बिल्कुल, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। वो पाकिड़ो कम कोनी भाई पाकिस्तान 1999 में हुई हो। देखो 1999 में। इसके साथ हमारे 4 युद्ध हो रखे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे कितने युद्ध हो रखे हैं? पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो रखे हैं। ठीक है, एक आपके 1948 में हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर, एक 1965 में हुआ था, और एक आपके 1971 में हुआ था, और एक 1999 में हुआ था, जो कारगिल संघर्ष हम देखते हैं। ये 4 युद्ध युड़ा है, चारों युद्ध पाकिस्तान के साथ युड़ा है। ठीक है, 1948 में वाला ये कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ, और इसमें पाकिस्तान वाले आक्रमण कर देते हैं। 1971 में बांग्लादेश संकट, और ये कारगिल, ये याद रखें। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू? बता दो, बताओ, आंसर करो फटाफट जल्दी से, फटाफट। फटाफट आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने आंसर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने तो ये नारा नहीं दिया था। इन्होंने कौन सा नारा दिया था फिर? जय जवान जय किसान। अब आप कहेंगे गलत, बिल्कुल गलत। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। पीछे एक शब्द और लगा दिया मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, ये गलत मत कर देना। अब कहेंगे बहुत सारे ऐसा होशियार टाबर का केवल होशियार बच्चा केवल गलत गलत गलत। मैंने तो पहली बार सुना है जय जवान जय किसान का, जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अरे भाई, इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इन्होंने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इसका नारा दिया था। ये किसने नारा दिया था? ये दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने। यहाँ पीछे जय विज्ञान भी लिखा हुआ है, थोड़ा समझो और फिर कमेंट करियो। ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो है वो एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कौन सा भाषण था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था, और इसको हिंदी में कहते हैं भाग्य बद्धू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, चलो। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला को, ईवी रामस्वामी नायकर को, सी अन्नादुरई को या मास्टर तारा सिंह को? बताओ दापुड़ी की बहन, फटाफट आंसर बता जल्दी से, मारो मन नहीं लग रही हो। फटाफट आंसर बताओ देखे, जल्दी बताओ। कालू काका फटाफट आंसर बताओ देखे। राहुल सिंह फटाफट आंसर बताओ देख रहे। विनोद आंसर बता देखे जल्दी से। दापुड़ी की बहन कालूड़ी आंसर दो फटाफट जल्दी से। क्या क्या कर रहे हो इसका आंसर? पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार 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 पेरियार। बिल्कुल सही दिया आप सभी ने, बिल्कुल सही दिया है। बी वाले सभी राइट है, बी वाले। ईवी रामस्वामी नायकर हो जाएगा, ईवी रामस्वामी नायकर हो जाएगा। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष पूछा यहाँ पे। और कांसीराम की बात करें तो यहां से प्रश्न बनता है बहुजन। अरे बोलो रे बहुजन, अरे रे लिखना क्यों नहीं आ रहा रे? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन थोड़ा गलत कैसे आज कैसे हो रहा है? ये है कैसे हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? कांसीराम। ठीक है, इसकी स्थापना कांसीराम ने की। वीडी सावरकर, ये तो स्वतंत्रता हमारे सेनानी वीडी सावरकर। बिंदेश्वरी प्रसाद, बिल्कुल बिंदेश्वरी प्रसाद हो जाएगा। इन्हें ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री हम कह सकते हैं। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता कौन है? मिर्जा अहमद, अमृता प्रीतम, डॉक्टर अंबेडकर या सैयद खां? प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि, नागमणि का संपादन किया था यहाँ पे अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम कौन थी? तो पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। इन्होंने नागमणि नामक जो है पत्रिका का संपादन किया। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
अच्छे से पूर्ति करना प्यारे विद्यार्थियों, कहीं गड़बड़ मत कर देना आप सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करते समय किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो देखियो मैं फोन पर फोन निकल दूंगा मैं बाहर, ठीक है। अच्छे से बताओ देखिए आप सभी। 1991 में भारत व खालिस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ। तो आपको पता होगा 1991 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ किया था। भारत ने किया था पोखरण के अंदर, भारत ने कहा किया था पोखरण, जैसलमेर के अंदर पड़ता है राजस्थान में, वहां पर इन्होंने किया। परमाणु ए प्रसार संधि ये 1968 के अंदर हुई थी, 1968 में। लेकिन ये प्रभावी लागू कब हुई थी? 1970 में लागू हुई थी ये परमाणु ए प्रसार संधि, ठीक है, परमाणु ए प्रसार संधि एनपीटी। चिल्ले में खालिस्तान नामक मूलवासी रहते थे, मापू से। चिल्ले में जो है मापू से, अरे मापू से, 2 मिनट रुको रे रुको, मापू से, चिल्ले में मापू से नामक जो है मूलवासी रहते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में चलाई गई थी। तो ये सबको पता है भाई, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, ठीक है, ये सबको पता है। और इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वो थे के एन राज। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं तो ये भी याद रखना है आप सभी को। चलो आगे देखो, आगे देखो। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। LBS लिखा मैंने, इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री, आप याद रखना। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। किस राज्य से है? पंजाब। कब चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार? 1984 में, ठीक है। सप्तदलीय गठबंधन का संबंध खालिस्तान देश से है। सप्तदलीय गठबंधन का संबंध नेपाल से है। किससे है? नेपाल से, नेपाल, ओके, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। बर्लिन की जो दीवार है वो यहां पे किसका प्रतीक थी? थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, दिखाई देवे है, दिखाई देवे है कि नहीं देवे? चलो तो देखो, बर्लिन की दीवार, पहली बात तो ये प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो बर्लिन की दीवार है ये आपके कब बनी? बर्लिन की दीवार कब बनी? तो ये 1961 में बन गई थी। कब बनी थी? 1961 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की, मतलब इसके कब गिरेगी, ये कब बनी यानी खड़ी की गई थी? 1961 में। और इसे गिराया गया था, गिरे गई। कब गिरे गई ये? 1989 को, 9 नवंबर 1989 को, ठीक है, 1989 को, याद रखना, ठीक है। और ये अभी प्रश्न पूछा है कि किसका प्रतीक थी, तो मैं आपको बता दूं ये बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो ये आपके शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी, ठीक है, ये याद रखना। और फिर यहाँ पे पूछे बर्लिन की दीवार जो है वो कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो ये रही 28 वर्षों तक, ठीक है, 28 वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक खड़ी रही, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर पूछे तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर, ठीक है। इसे शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, पूंजीवादी साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक हम कह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है बर्लिन की दीवार के संदर्भ में। चलो आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो। लिट्टे का पूरा नाम बताओ। लिट्टे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आता है, लिट्टे। अब देखते हैं लिट्टे को भी करते हैं। लिट्टे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, लिबरेशन, ठीक है, टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसका जो है एक तरीके से क्या हो गया, पूरा नाम हो गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। दिखाई दे रहा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। प्यारे विद्यार्थियों, लिट्टे श्रीलंका का एक प्रमुख संगठन था और इसको खत्म कब किया गया था, ये सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में देंगे। लिट्टे को कब खत्म किया गया, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मैं कमेंट में आपका देखो वेट करूंगा, आप कहां से क्लास देख रहे हैं और क्लास थाने बढ़िया लगी कि नहीं लगी, तो मुझे कमेंट करना आप सभी, और इसका आंसर मुझे देना कि लिट्टे को कब खत्म किया गया, ठीक है। चलो, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर हमने वो पढ़ा था पर्यावरण वाला, तो सुरक्षा का इसमें बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी। खतरे से आजादी, पर्यावरण वाला जो चैप्टर था उससे पहले वाला जो चैप्टर हमने देखा था, खतरे से आजादी, ये हो जाएगा,
ठीक है, खतरे से आजादी। भारत में नए आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, 1991। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने आया है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न को देखो ध्यानपूर्वक, अच्छी तरीके से आंसर देखो, आंसर नहीं प्रश्न देखो और उत्तर देने का प्रयास करें। साझी संपदा, साझा का मतलब एक तरीके से मिला जुला। साझी संपदा हम कह सकते हैं, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझी संपदा आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, नदियां, चारागाह आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त परिवार का चूल्हा हो गया, नदियां हो गई, चारागाह हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप बता देना। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अगला देखो। नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन इजी प्रश्न है। नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा है। तो नियोजन में आप ऐसे, नियोजन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो, नियोजन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों एक तरीके से प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी कार्य करते हो, तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाते हो? एक प्लान बनाते हो। एक तरीके से प्लान का मतलब एक तरीके से योजना मान लो, योजना। प्लान बनाते हो, योजना बनाते हो। अरे भाई, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने बैठे हो तो पॉलिटिकल साइंस में 2 बुकें हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में इतने चैप्टर हैं, सेकंड में इतने चैप्टर हैं। या आप एक योजना बनाएंगे और आप ठानेंगे कि मुझे ये जो दोनों बुकें हैं मुझे 1 महीने में पूरी करनी है। अब मैं 1 महीने में पूरी कैसे कर सकता हूं? क्या मैं एक दिन में 2 चैप्टर याद करूं? क्या एक दिन में एक चैप्टर याद करूं? क्या एक चैप्टर याद करूं लेकिन बढ़िया याद करूं? क्या मुकेश महेंद्र एजुकेशन के नोट्स पढ़ूं? क्या मेरे पास जो नोट्स बुक है इसको पढ़ूं अच्छे से? नोट्स बुक को अच्छे से पढ़ के मैं क्वेश्चन आंसर याद करूं? ठीक है, पहले नोट्स को पढ़ूं फिर क्वेश्चन आंसर याद करूं। तो मतलब आप एक योजना बना रहे हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, कि भाई यानी कहने मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक तरीके से योजना बनाना। मान लो कोई भी आप 12th में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी के पॉलिटिकल है, किसी के हिस्ट्री है, किसी के हिंदी है, किसी के इंग्लिश तो कंपलसरी है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी हैं। तो आप जितने भी 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं, उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, कि भाई मुझे इसको इतना टाइम देना, इसको इतना टाइम देना, जो वीक ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम देंगे। तो आप अपने अनुसार उसको जो है कि रूपरेखा तैयार करेंगे। तो उसे ही तो नियोजन कहते हैं। नियोजन का मतलब एक तरीके से प्लानिंग, यानी कि योजना, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, एक तरीके से योजना बनाना, यह कहलाता है नियोजन। तो नियोजन में आप ऐसे लिख देना कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना या उसकी योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। बस इतनी सी बात। आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो ये हमने चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा था। आया राम गया राम, यानी कि बार बार दल बदल हो रहा था। अपनी पार्टी, कोई भी नेता किसी खास पार्टी को चुनाव को लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाता, तो ये प्रक्रिया कहलाती थी दल बदल। और दल बदल की प्रक्रिया हमें देखने को मिली। दल बदल की प्रक्रिया एक हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। ठीक है, गयालाल। तो हरियाणा के विधायक गयालाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आयाराम गयाराम जुमले का संबंध किससे है? तो हरियाणा के विधायक गयालाल से इसका संबंध है। और आयाराम गयाराम मतलब ये पार्टी को छोड़ते वापस जो है वो दूसरे में चले जाते। ठीक है,
कांग्रेस को वापस यूनाइटेड नेशन, उसको छोड़ के वापस कांग्रेस, इस प्रकार से। आंसू का पूर्ण नाम क्या है? आंसू, 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 बिल्कुल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। AASU, बताओ। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आंसू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? ऑल, अरे क्या हो जाएगी रे? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आंसू का पूरा नाम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। चलो नेक्स्ट आगे देखो। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिली? अरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ रे भाई, बताओ इसका आंसर मुझे। 415। कितने सीटें? 415। अब प्यारे विद्यार्थियों एक प्रश्न मैंने आपको पूछा था, लिट्टे, लिट्टे इसको कब खत्म किया गया? ये तो मैंने पूछा था आपको। अब कब खत्म किया गया ये मुझे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और बाकी आप सभी विद्यार्थी अगर मेरे साथ कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और वहां पर पूरी पॉलिटिकल साइंस में आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा ओनली 299 रुपए के अंदर। ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएंगे? इसके अंदर आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे कंप्लीट दोनों बुक के, ठीक है। हस्तलिखित नोट्स फ्री मिल जाएंगे, नोट्स, ठीक है। बाकी नोट्स बुक की तो प्राइस पैसे लगेंगे फिर विद्यार्थियों, वो आप ऑनलाइन घर मंगाएंगे तो कुरियर चार्ज वगैरह सब कुछ लगेगा। तो वहां पर मैसेज कर देना अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। ये बुक चाहिए ना आपको, मैसेज कर देना आप सभी। और बाकी हस्तलिखित नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएंगे, कोर्स के अंदर फ्री, ठीक है। इसके अंदर आपको जैसे कंप्लीट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ समझाया जाएगा, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, हर प्रकार की क्लास ली जाएगी, और पूरी गारंटी लेता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा एग्जाम में, ठीक है। बस प्यारे विद्यार्थियों मैं मिलूंगा और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके, वंदे मातरम।